हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि गाइस मैंने आप सभी से वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं एक बैच लाने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली बेसिस पे द हिंदू का जो है न्यूज़पेपर उसको हम कवर अप करते हैं। तो उसी में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम एक फाउंडेशन बैच लाएंगे जिसका नाम मैंने शपथ रखा है। यानी कि हम शपथ खा रहे हैं कि हम जीरो लेवल से क्या करेंगे, हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे। यानी कि जो भी आपका एसएससी और 10+2 और सीजीएल वाले में आता है उस लेवल को हम अचीव करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने ये लेक्चर लेकर आ चुका हूँ। आज से ही हम चालू कर रहे हैं ये चीज़ को, और मैं ये प्रॉपर आपका जीएस इधर पढ़ाऊंगा। जीएस में क्या क्या इंक्लूड आपका होता है, जैसा कि आप जानते हो, हिस्ट्री आता है आपका, उसी में आपका पॉलिटी आता है, जियोग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, कंप्यूटर साइंस आता है, और कुछ बच गया हो तो मिसलेनियस भी इसमें हम कवर अप करेंगे। मिसलेनियस में कि फर्स्ट आदमी, वो जो फर्स्ट फीमेल, ये सब जो आता है उस टाइप का क्वेश्चन हम मिसलेनी में कवर करेंगे। तो इस सेशन में मैं बेसिकली क्या वो करने वाला हूँ, इस सेशन में आपको इसके अलावा लूसेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सारा चीज़ इसमें इंक्लूड करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं नोट्स बना के लाया हूँ ना, वो वन ऑफ द बेस्ट नोट्स होगा। क्यों? क्योंकि मैं उसमें सब चीज़ इंक्लूड कर लिया हूँ। जैसे कि लूसेंट आपका जो कि पॉपुलर है वो बुक, तो लूसेंट इंक्लूड कर लिया हूँ। साथ ही साथ में मैं नितिन सिंघानिया का जो द इकोनॉमी वाला बुक आता है उसको भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ा है वहाँ वहाँ इंक्लूड किया हूँ। और उसके साथ साथ विजन आईएएस का जो नोट्स होता है उसको भी मैंने इंक्लूड कर लिया है जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ा है। तो आपको कहीं भी और जाने का ज़रूरत नहीं है। तो फटाक से हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक्स। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी बता देता हूँ। ठीक है, मोटिवेशन आप कहानी सोचो या फिर आप उससे क्या होगा, थोड़ा स्ट्रेंथ आएगा। तो देखो, बात ऐसा है, जैसा कि आप जानते हो यूपीएससी का एक जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक होता है आपका इंटरव्यू। समझ लो, यूपीएससी एग्ज़ाम में आप सब जानते हो जो थर्ड स्टेज होता है उसमें इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में क्या हुआ, एक लड़का, जैसे कि जिसका मैं नाम मान लो रोहित रखा हूँ, तो एक लड़का रोहित था। तो वो क्या किया, वो इंटरव्यू पैनल के सामने गया, और वो रोहित जो था वो पहले से बहुत नर्वस था। तो वो इसलिए नर्वस था क्योंकि जो रोहित का जो मीडियम था ना, वो हिंदी मीडियम से था वो रोहित। तो वो बहुत सारा नर्वस था। तो वो जब पैनल के सामने गया ना, तो पैनल वाले उनको देख लिया और वो समझ गया कि रोहित जो है वो थोड़ा नर्वस है। तो रोहित का जब उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ रोहित से, तो पैनल वाले बोले कि रोहित व्हाट्स, उनको तो पता नहीं था रोहित का नाम, तो पूछा गया व्हाट्स योर नेम। तो रोहित ने इतना तो इंग्लिश सुना था, तो वो बोला सर माय नेम इज़ रोहित। उसके बाद उससे इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन चालू किया गया, जैसा कि वो बोले कि रोहित टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी कि रोहित अपने बारे में थोड़ा सा कुछ हमें बताओ। तो रोहित को वो समझ नहीं आया, और रोहित को ये लगा कि अगर मैं अभी से इसका इंग्लिश में जवाब दूंगा तो सर जो है वो अब इंग्लिश में मेरे से बात करने का कोशिश करेंगे। और मेरा हिंदी मीडियम से था, तो वो क्या किया, वो डायरेक्टली जवाब दिया, सर मेरा नाम रोहित है हिंदी में, और मैं वो आपका बीएससी किया हुआ हूँ। तो जो पैनल है वो बोला है कि रोहित प्लीज टेल इन इंग्लिश, यानी कि पैनल ने बोला कि रोहित तुम इंग्लिश में बोलो। तो वो क्या बोलता है रोहित, उसका दिमाग देखिए बहुत तेज था। तो रोहित ने बोला सर अगर आप बुरा ना मानो तो आप क्या एक गिलास पानी दे सकते हो क्या, वाटर। तो पैनल बोले यस ऑफ कोर्स। पैनल का एक मेंबर ने एक उठे और वो गिलास का पानी रोहित को ऑफर किए कि लो रोहित ये पानी लो। तो रोहित ने बोला कि सर मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे एक ग्लास के वो में पानी पीने का आदत नहीं है, तो अगर आपके पास हो सकता है तो आप क्या स्टील में दे सकते हो क्या मुझे। तो जो पैनल वाले थे वो बहुत गुस्से में आ गए। वो बोले कि तुमको मजाक लगता है क्या, यूपीएससी में आके तुम ऐसा मजाक कर रहे हो। तो फिर रोहित बोला कि एग्जैक्टली सर वही मैं बोलता हूँ। तो पैनल वाले क्या बोले कि तुमको मजाक लग रहा है क्या, तो पानी पीने से मतलब रखो ना, वो चाहे शीशे के ग्लास में हो चाहे स्टील के ग्लास में हो। तो रोहित बोला एग्जैक्टली सर मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। यानी कि ये नहीं डिसाइड करता, उनका लैंग्वेज नहीं डिसाइड करता कि मैं हिंदी से हूँ तो मैं जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाऊंगा। ये वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इस लेक्चर को खोले होंगे तो देखे होगा कि एक ग्रीन कलर का बोर्ड है और इसके पीछे व्हाइट कलर का बोर्ड है, जो कि मार्केट से भी हम पढ़ेंगे। तो ग्रीन और वाइट कलर का बोर्ड से, और आजकल आप जानते हो यूट्यूब पे क्या है कि डिजिटल बोर्ड चल रहे हैं, हाँ। तो हम बचपन में इसी से पढ़ते थे, लेकिन आजकल का ट्रेंड आ गया डिजिटल बोर्ड। तो डिजिटल बोर्ड आप जानते हो 1.5-2 लाख का आता है, जो कि वेरी एक्सपेंसिव है फॉर न्यू यूट्यूबर। तो वही मैं आपके साथ बोलना चाहता हूँ कि आप भी एक मैच्योर पर्सन के साथ दिमाग लगा के सोचिएगा। मेरे को जज करने से पहले ये चीज़ देखिएगा कि जो मैं कंटेंट आपके साथ डिलीवर कर रहा हूँ क्या वो सही में जो स्मार्ट बोर्ड में भी पढ़ेंगे ना उससे वो कम्पीट कर रहा है कि नहीं। क्योंकि आप ज़्यादातर नोटिस करोगे, बहुत सारा, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर चैनल हैं जो कि क्या करते हैं कि वो क्या, हम डायरेक्टली जब लिखते हैं ना कि इकोनॉमिक का मान लो प्लेलिस्ट, तो हम लिखेंगे इकोनॉमिक प्लेलिस्ट फॉर बीएसएससी या फिर किसी के लिए भी 10+2 के लिए। तो उसमें क्या होगा, प्रैक्टिस सेशन वो लोग स्टार्ट कर देते हैं बिना फाउंडेशन के। लेकिन मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको एक एक फाउंडेशन कवर अप करूँगा।
ठीक है, यहाँ पर कवर अप करूँगा। फिर जैसे ही ये खत्म होगा साथ ही साथ में PYQs, आप जैसे आज खत्म हुआ ना, 1-2 लेक्चर के बाद आप कोई भी बुक उठाइएगा PYQ का, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बनेगा। और नहीं बनेगा तो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आके बोलिएगा मुझे, ठीक है। तो इसके साथ हम अपना शपथ बैच स्टार्ट करते हैं और फटाक से हम अपना सिलेबस देखते हैं कि हमारा जो है सिलेबस इकोनॉमिक्स का वो क्या क्या है और क्या क्या हम इस शपथ बैच में इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो सिलेबस है ना आपका, वो BSSC के लिए और साथ ही साथ आपका SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। SSC का ज़्यादातर सिलेबस ये जो होता है वो इसी से आता है, ठीक है। तो क्या क्या है वो नंबर 1 पे मैं लिख देता हूँ, आप भी पॉइंट आउट कीजिए, क्योंकि देखो मेरा मानना है कि आप जब तक अपना नोट्स नहीं बनाओगे ना तब तक आपको खुद मज़ा नहीं आएगा। जब आप उसको रिवाइज करोगे ना तो अपना नोट्स को, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छे से आप वो चीज़ को रिवाइज कर लोगे। तो फटाफट से हम पॉइंट आउट करके करते हैं। तो पहले लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेसिक्स। पहले में हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक। हम शुरुआत से कर रहे हैं ना, तो हमको शुरुआत लेक्चर लगेगा, थोड़ा सा 2-4 क्लास लगेगा बेसिक्स करने में। उसके बाद हम दूसरा में क्या देखेंगे, दूसरा में हमारा चलेगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि आपका इकोनॉमिक का कौन कौन सा टाइप्स है, तो वो वाला हम देखने वाले हैं। तीसरा आपका चलेगा टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, समझ रहे हो। तो हमारा तीसरा क्या चलने वाला है, हमारा तीसरा चलेगा टाइप्स ऑफ सेक्टर्स। आप एक काम करो, फटाफट इसके साथ साथ आप नोट करते रहना और थोड़ा थोड़ा समय पे मैं आपको चांस दूंगा नोट करने का, फिर हम इरेज करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है बोर्ड छोटा हो, सब कुछ छोटा हो, बट हौसला के साथ साथ ना ये नोट्स आपको बताएगा कि ये जो कंटेंट है वो कितना आपके लिए सही था। ये प्लेलिस्ट के बाद ना शपथ जो आने वाला है उसके बाद आप खुद मैं बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है जो बोलते हैं ना सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वो बोलने का भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक करोगे, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं, होप आप ये सब नोट कर लिए होगे, तो फटाफट इसके आगे देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड इरेज कर लें दो बढ़िया से, यस। तो चलो हम टाइप्स ऑफ सेक्टर लिख लिए थे। फिर हमारा 4th नंबर पे आता है बजट के बारे में हम देखेंगे, बजट का बेसिक्स के साथ साथ बजट कौन से आर्टिकल में आता है और कौन बजट लाता है, कब लाता है और कब से आया है, फर्स्ट बजट, लॉन्गेस्ट बजट, शॉर्टेस्ट बजट, सब हम देखने वाले हैं बजट्स में, समझ रहे हो आप। उसके बाद हम 5th नंबर में क्या देखेंगे, टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम जो है वो हम देखने वाले हैं 5वें नंबर पे। तो आप ये जो है ना वो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, यही आपका सिलेबस आने वाला है, ठीक है। यही इधर ही से आपका क्वेश्चन आता है, जो कि SSC में आपका आता है क्वेश्चन। फिर 6ठे नंबर पे हम इसमें क्या देखने वाले हैं, आप इसके साथ साथ जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ उसके साथ साथ आप नोट डाउन करते रहिएगा। तो 6ठे में हमारा आता है वो है नेशनल इनकम। ये वाला जो है ना नेशनल इनकम, ये आप स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। तो 4थे नंबर पे आ रहा है आपका बजट्स, 5वें नंबर पे आ रहा है टैक्स सिस्टम, 6ठे नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका नेशनल इनकम। तो आप ये जिसको नोट आउट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। होप आप नोट डाउन कर लिए होगे, फटाक से आगे बढ़ते हैं ये चीज़ को इरेज करके। हमेशा मालूम है बोझ के साथ नहीं पढ़ेंगे, बहुत मस्ती के साथ हम लोग अपन पढ़ेंगे और सारा सिलेबस पता ही नहीं चलेगा और सब कुछ आपको आ जाएगा, ठीक है। नेशनल वो इनकम के बाद आपका 7वें नंबर पे क्या आता है, आरबीआई के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये हमारा सेंट्रल बैंक है जिसका फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे आरबीआई कब आया, कैसे आया, क्या है क्या नहीं है पूरा, ठीक है। 8वें नंबर पे आपका आता है मनी। 8वें नंबर पे क्या आता है आपका मनी, ये सब आप नोट करते रहो। फिर आपका 9th नंबर पे क्या आता है, बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपका 9th नंबर में क्या आता है, बैंकिंग सिस्टम, जिसमें हम सारे बैंकिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं।
तो ये चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बैंकिंग सिस्टम में मैं आपको बता रहा हूँ, बैंकिंग सिस्टम अराउंड हमारा मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर जाएगा बैंकिंग सिस्टम पे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क आप कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा है जो जिससे क्वेश्चन आता है, आप वो स्टार मार्क भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ वो जब हम पढ़ेंगे तो भाई मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ को नोट कर लो फटाक से। बैंकिंग सिस्टम में हमारा वो 3 लेक्चर लगभग जाने वाला है। होप सो आप नोट कर लिए होगे, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम हो गया हमारा। अब हमारा 10वें नंबर पे क्या आता है, इकोनॉमी प्लानिंग, इकोनॉमिक का प्लानिंग, ठीक है। तो जैसा कि आप सुनोगे 5 ईयर प्लान जो है वो सब इसमें इंक्लूडेड है, और उससे भी क्वेश्चन आपका आता है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। लगभग इसमें भी आपका 2 लेक्चर के आसपास जाने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इकोनॉमिक प्लानिंग लगभग आपका इसमें 2 लेक्चर भी आप इसमें डालने वाले हो। उसके बाद आपका क्या आता है, तो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, जैसा कि आप जानते हो इन्फ्लेशन बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत आता है। एसएससी में उतना खास नहीं आता, बट यूपीएससी वाले के लिए इन्फ्लेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी आप नोट करो, आपका सिलेबस में मेंशन है। उसके बाद आपका 12 नंबर पे क्या आता है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स कि आपका खर्च जो है, एक्सपेंस जो है, आप जो कमा रहे हो रेसेट, वो क्या आ रहा है क्या जा रहा है सरकार का, वो जितना भी पॉलिसी आपका बनता है ना पैसा से रिलेटेड, उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो आप ये चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। होप सो आपने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम फटाक से। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। उसके बाद हमारा है कितना नंबर था, आई थिंक 12 है ना। तो 12th नंबर पे क्या आ रहा है, 12th या 13, तो 13 मान लो, आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपने कॉपी में। तो 13 नंबर पे आपका क्या आता है, ये आता है पॉवर्टी। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मैं यूई लिख देता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट, यूई मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट। तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ये सब जितना है ना वो सब आपका सिलेबस में मेंशन आउट है, एसएससी के सिलेबस में, जहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारा 14th नंबर पे क्या है, आप इसमें इन्वेस्ट करो अपना समय, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप जो समय इन्वेस्ट करोगे ना, 1-2 लेक्चर के बाद ही आप कोई भी बुक उठा के देखना प्रीवियस ईयर, आपका क्वेश्चन लगने लगेगा एकदम श्योरली, ठीक है। तो मैंने इधर लिखा है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आपका है उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद आपका आता है मार्केट, मार्केट्स बहुत ज़रूरी है। क्यों वो इकोनॉमिक्स के लिए मार्केट बहुत ज़रूरी है। मार्केट से ही क्या होता है, पैसा का लेन देन होता है, मनी का सप्लाई होता है। तो मार्केट्स हम इस चैप्टर में सब चीज़ पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डिमांड एंड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आएगा, ये लगभग आपका 3 लेक्चर में ख़त्म होएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। तो फटाक से आप नोट कर लो, ये जो है ना पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फिर मार्केट्स, फिर डिमांड एंड सप्लाई, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका एसएससी में पूछता है, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा और है। लास्टली जब इतना सब कुछ कर लेंगे ना, तो ये करने के बाद अगर हमारा कुछ बचा, जो कि बचा, तो एक चीज़ मैं उधर भूल गया था, जब जहाँ मार्केट लिखे थे ना, एक सेकेंड, हाँ, जहाँ मार्केट लिखे थे ना, वो मार्केट के साथ साथ हम मार्केट का टाइप भी देखेंगे। और अगर इसके बाद भी आपका कुछ बच गया तो 17 नंबर पे एक्स्ट्रा, अगर मान लो कुछ आपको बच गया ना, तो हम कुछ मिसलेनियस देख लेते हैं। अगर कुछ आपको बच गया, वैसे बचने का तो नहीं, यही आपका सिलेबस है, लेकिन बाई चांस अगर कुछ बच गया ना, तो हम वो देख लेंगे इसमें मिसलेनियस में।
मिसलेनियस में हम अपना देख लेंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस, पूरा फुल सिलेबस हम इसमें देखेंगे। ये आपका सिलेबस है, फटाक से ये चीज़ को नोट डाउन करिए ताकि हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। नोट कर लिए होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इरेज कर देता हूँ मैं ये चीज़ को। चलिए ओके। कैसे भी करके देखना, अगर आपको मेरा स्लो स्पीड थोड़ा लग रहा होगा तो आप 1.25 आप जानते हो यूट्यूब में फैसिलिटी है 1.25, ये सब आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। और अगर फास्ट लग रहा हो, जो कि लगेगा नहीं क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, आपको समझ आना चाहिए, तो आप ये चीज़ करके देख सकते हो। ठीक है, तो हम अपना फटाक से सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप ये बहुत सुने होंगे, इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमी, है कि नहीं? तो आप ये पक्का सुने होंगे। तो आपको लगता होगा यार इकोनॉमी इकोनॉमिक्स दोनों सेम है क्या? दोनों सेम नहीं है, तो दोनों में अंतर क्या है? कभी आप बोलते हो इकोनॉमिक, कोई भी आपसे पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट, तो आप बोलोगे इकोनॉमी। कभी कोई बच्चा बोलेगा इकोनॉमिक्स, तो क्या दोनों सेम है? तो मैं बोलूँगा दोनों सेम है क्या? तो इसका जवाब है कि नहीं, दोनों सेम नहीं है। तो जब दोनों सेम नहीं है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। आई एम सॉरी, उल्टा लिख दिया थोड़ा सा। इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है, तो ये चीज़ आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो ध्यान रखिएगा। इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है और इकोनॉमी को पढ़ेंगे अगर हम, तो उसको हम बोलेंगे स्टडी ऑफ। अगर हम इकोनॉमी को पढ़ेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स। समझ गए? अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट करके आए, तो क्या बोलोगे? इकोनॉमिक्स? नहीं, आप बोलोगे इकोनॉमी। इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। समझ गए? ये चीज़ समझ गए आप? अब आप बोलोगे कि हम ये इकोनॉमिक्स पढ़ते ही क्यों हैं भाई, है ना? ये भी बहुत क्वेश्चन डाउट आता है कि आखिर ये सब्जेक्ट इकोनॉमी बना ही क्यों, इसमें क्या ज़रूरत थी अगर नहीं बनता तो देखो सिंपली, ये भी इरेज कर ले लो। सिंपली आपका इकोनॉमी क्यों बना? इकोनॉमी क्यों बना, आखिर वो सब्जेक्ट ही क्यों बना? तो सिंपली आप जानो, सिंपल वे में अगर आप देखोगे ना, तो इकोनॉमी क्यों है, तो हम इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे, हम जानते हैं हमारा यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट मैनर। ये रहा आपका सिंपल डिफिनेशन। अगर कोई आपसे पूछेगा कि आप इकोनॉमिक क्यों पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हो, आप समझ रहे हो? तो इकोनॉमिक्स आप इसलिए पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? क्योंकि यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, हम जानते हैं कि जो हमारा रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है ना? अनलिमिटेड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास अगर आप पर्सनल लेवल पे भी देखो तो आपके पास लिमिटेड पैसा है, जिसको आप सोचोगे, आप भी, आपके मम्मी पापा क्या करते होंगे, मंथ जैसे ही आता होगा 1 तारीख, आपके मम्मी पापा बैठ के क्या करते होंगे, वो चीज़ को प्लानिंग करते होंगे कि भाई अगला महीना ये चीज़ करना है, ये चीज़ खर्च करना है, ये चीज़ का खर्च नहीं करना है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन करना। तो वैसे ही जैसे कि आपके मम्मी पापा ने प्लानिंग किया कि भाई अगला महीना ऐसे करना है, वैसे करना है, क्योंकि क्यों ऐसा प्लानिंग करते हैं? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है। अगर अनलिमिटेड होता तो उनको प्लानिंग करने का जरूरत नहीं था। वैसे ही कोई भी एक नेशन के पास लिमिटेड रिसोर्स होता है, लिमिटेड रिसोर्स को एफिशिएंट मैनर पे यूज़ करने के लिए हम बोलते हैं, क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट मैनर को हम क्या डायरेक्टली सिंपल वे में अगर आप बोलोगे तो ये रहा। ओके, फटाक से आप ब्रैकेट करके ये चीज़ को नोट कर लो, पॉज करके। ओके, तो इतना तो आप समझ गए, चलो ठीक बात है।
वो यूज़ ऑफ अपना लिमिटेड हमारे पास रिसोर्स है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं एफिशिएंट मैनर में, इसलिए हम अपना इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं। और क्या भैया, और बताओ, है ना। तो एक चीज़ आप ध्यान दिए होगे, हमारा जो डिमांड है ना, इसको आप और कैसे तरीके से लिख सकते हो, और कौन कौन से तरीके से आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हो, वही मैं बता रहा हूँ। तो आप इसको बोल सकते हो, जो भी आपका रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम आप बोलोगे कि जो भी आपका रिसोर्स है उसको आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, इसलिए भी आप इकोनॉमिक पढ़ते हो। और मैं बोलूँगा एकदम सही बोला, और क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे और क्या हो सकता है, एलोकेशन, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन, हैंडराइटिंग आ रहा है ना समझ में, एक सेकंड में अच्छे से लिख देता हूँ। एलोकेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये भी बोलोगे। तो मैंने आपको बताया कि ठीक है भाई, पहला पॉइंट में लिखा है रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए, मैंने बोला ठीक है। आप बोलोगे एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करने के लिए भी हम इकोनॉमिक पढ़ते हैं, मैंने बोला ठीक है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ क्या ज़रूरत पड़ता है, क्यों। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हमारा ना एमरजेंस, अगर आप देखो एमरजेंस आखिर आया ये क्यों, अगर आप इकोनॉमिक का एमरजेंस देखो तो ये आप नोट कर लिए, फटाक से आगे बढ़े। तो अगर आप इकोनॉमी का एमरजेंस देखो कि इकोनॉमिक आखिर आया ही क्यों, ये चीज़ नहीं पढ़ते, तो हम देखें कि यूटिलाइजेशन अच्छा करने के लिए, जो लिमिटेड हमारा रिसोर्सेज है उसको बढ़िया से यूटिलाइजेशन करने के लिए हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट लाए और इस चीज़ को पढ़ेंगे। मैं बोला ठीक है, वो हम थोड़ा भी पढ़ सकते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट अलग से लाने का क्या ज़रूरत था। तो हेडिंग डालेंगे हम फटाक से, एमरजेंस। तो आप गाइस जैसा कि देख पा रहे होगे कि इतना मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम जीरो से। कोई करता है यूट्यूब में फाउंडेशन बैच, आप जानते हो आ गया है, फाउंडेशन बैच खरीद लो 999, जो कि 1000 होता है। फाउंडेशन बैच खरीदोगे तब जाके इस लेवल का कंटेंट आपको मिलता है, ये भी नहीं मिलेगा क्योंकि सारा चीज़ मैंने इसमें कवर कर लिया है। आप फटाक से देखो, ठीक है, ये सब पे फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो अब आया बात कि ठीक है भाई, इकोनॉमिक तो हो गया, एमरजेंस क्या था, इसका ज़रूरी क्या था, आखिर ये आया क्यों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ठीक है, भैया ने बताया कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वाला डिमांड है। तो जब लिमिटेड रिसोर्स है ना, ये चीज़ को लिख लेंगे, आप भी लिख लेना, जो लिमिटेड, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सुनो साथी, लिमिटेड रिसोर्स है एंड साथ ही साथ में अनलिमिटेड डिमांड है आपके पास। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि लिमिटेड रिसोर्स है, थोड़ा सा आपके पास रिसोर्स है, लेकिन जो डिमांड है, यानी कि जो डिमांड कर रहे हैं ना लोग, वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम इकोनॉमी मान लो नहीं होता, ये चीज़ नहीं होता, ठीक है, इकोनॉमी अगर नहीं होता तो आपके पास तो लिमिटेड रिसोर्स होता, डिमांड बहुत ज़्यादा होता, तो क्या होता, कभी भी लोग खुश होते क्या, कभी लोग नहीं खुश हो पाते, क्योंकि उनका डिमांड तो बहुत ज़्यादा था और लिमिटेड रिसोर्स था, तो कैसे खुश हो पाते। बहुत कोई ले लेते जिसके पास दम है, बहुत कोई ले लेते, जो बोलते हैं ना इनइक्वालिटी, तो जो अमीर होते वो पूरा खींच लेते मार्केट में से, और गरीब को तो कुछ मिलता ही नहीं, वो तो ऐसे ही मरता। तो इसलिए एक इकोनॉमिक आया, इकोनॉमिक इसलिए आया क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है और अनलिमिटेड डिमांड है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि जो डिमांड है ना, ये ज़्यादा है सप्लाई से। समझे आप, इससे हमको क्या पता चलता है कि जो डिमांड है हमारे पास वो सप्लाई से बहुत ज़्यादा है कि नहीं, आप मानते हो कि नहीं, तभी ये ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, मान लो डिमांड, ये जो है, मैंने ये जो साइन लगा दिया इसको हटाता हूँ और आपको समझाता हूँ पूरा बेसिक से, सुनो। ये मैंने आपको हर चीज़ बोला कि अगर मान लो सप्लाई ज़्यादा होता, डिमांड आपका कम होता, तो क्या होता, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मान लो आपका ये डस्टर मान लो, तो डस्टर 10 डस्टर है हमारे पास और लोग कितने हैं, 2 लोग हैं और 10 डस्टर हैं, तो क्या होता है, इसका वैल्यू खत्म हो जाता ना डस्टर का। समझ रहे हो, ये डस्टर को कोई बोलता है लो भाई फ्री में भी ले जाओ, क्यों, क्योंकि सिर्फ 2 ही लोग हैं, डस्टर और कितना है, 10 है, तो इसका वैल्यू खत्म हो जाता। तो वैसे ही अगर मान लो ये था केस कि जब सप्लाई ज़्यादा है, अगर ये दोनों बराबर होता, 10 डस्टर है 10 लोग हैं, सब में एक एक बटा गया,
ऐसा होता है कभी? अगर ऐसा होता तो इनइक्वालिटी तो होता ही नहीं। अमीर के पास भी सब होता है, गरीब के पास भी सब होता, तो ऐसा भी नहीं होता। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा होता है, यानी कि 20 लोग हैं डस्टर लेने के लिए, लेकिन डस्टर सिर्फ 10 है। यानी कि हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उतना सप्लाई नहीं है। इसीलिए ये चीज़ को कर्टेन करने के लिए इकोनॉमिक्स हमारा आया। तो आपने समझ पाए? तो समझ पाए तो फटाक से ये चीज़ को मेंशन करो। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, है ना? अगर आपको बोला जाए कि इस चीज़ को हमको क्या बोलना है, तो आप ब्रैकेट में नीचे लिखिएगा क्या बोलोगे। अगर ऐसा डिमांड ज़्यादा है सप्लाई बहुत कम है तो इस चीज़ को क्या बोलोगे? तो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे? स्कार्सिटी बोलोगे ना? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? स्कार्सिटी मतलब कि भाई वो है, क्या बोलते हैं, जो वो नहीं बोलते हैं कि कुछ है ही नहीं, स्कार्स है, मतलब समझ रहे हो कि कुछ है ही नहीं हमारे पास, बहुत कम है, रिसोर्स जो है वो बहुत कम है, स्कार्सिटी है वहाँ पर। नहीं बोलते पानी बहुत कम है तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर, जो ऐसे बोलते हैं ना, तो स्कार्सिटी सिचुएशन। तो ये चीज़ को हम क्या बोलेंगे? स्कार्सिटी सिचुएशन, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है। तो आप इतना तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बहुत ठंड है यार, और रात के 2 बज रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठंड का जनवरी जो होता है ना, बहुत ज़्यादा उधर दिल्ली साइड बहुत ठंड होता है, तो आप भी अपना ख्याल रखना। मैंने आपको बस ख्याल रखना है, मन लगा के पढ़ाई करना है, और बाकी कोई भी चीज़ आपको नहीं करना, ठीक है? बस वो बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, भाई है ना, करने का नहीं। बस आपको ये चीज़ करना है, लेक्चर करना है, उसके बाद आप 2-4 लेक्चर के बाद कोई भी प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन पेपर है उसको उठाना है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सुनो। जो भी आपका जीएस वाला आता है ना, जीएस का जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि डिक्टो आपके नोट से आ जाए, आ भी सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वालिटी है, आ भी सकता है। लेकिन अगर नहीं आया बाई चांस, तो मैं आपको उतना प्रॉपरली माइंडेड कर दूंगा ना कि आप क्या करोगे, उधर जो भी एलिमिनेशन आता है ना, मान लो आपको पता है ये जो है वो एमसीक्यू आता है, यस और नो। तो जो एमसीक्यू आता है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे मान लो पूछ दिया, इमरजेंसी पूछ दिया, मान लो इमरजेंस ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन आ गया। इमरजेंस ऑफ इकोनॉमी क्या है? पहला ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन। जैसे कि अगर नोट से आ गया तो आप कर लोगे, और बिना नोट्स का आ गया, कुछ भी आ गया, तो इतना मैं आपको काबिल कर दूंगा। जैसे कि आपका ऐसे आ गया डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई था, इसीलिए, तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर डिमांड और सप्लाई सेम होगा तो सब कोई वो अमीर ही होता, कोई गरीबी नहीं होता, इनइक्वालिटी होता ही नहीं, तो ये होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही कर करके भले आपको ऑप्शन बी, सी, डी ये सब कुछ पता ना हो, मान लो आपको ऑप्शन ए के बारे में पता है और आपको पता है ये आंसर नहीं होगा, आपको ऑप्शन बी के बारे में ये आंसर नहीं होगा, फिर आपको ये दोनों के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, आपको ये दोनों को गैस करना है, तो कम से कम आपका 50% तो चांस होगा ना। अगर आप मान लो सी होगा, वो टिक लगा दिया और वही सही हुआ, जैसे कि इसमें लिखा हुआ था डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो यही आपका सही हो गया। तो ये सही हो गया, तो आप इसको टिक लगा कर दोगे, आपका 50% जो है वो चांस तो बनेगा ना। और यही चीज़ हमको एमसीक्यू वाले में करना है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन। यानी कि ऑप्शन एलिमिनेशन आप काट काट के आप जवाब तक आते हो कि क्या क्या है। अगर आपको गैस ही करना है तो ब्लाइंड गैस तो नहीं करना कि चारों में से कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी टिक कर दिए। कम से कम 2 चीज़ आपको पता वो होना चाहिए ताकि आपका चांसेस बढ़ जाए। तो मैं आपको प्रॉपर माइंडेड कर दूंगा। ये सब हम ट्रिक सीखेंगे, प्रैक्टिकल ट्रिक सीखेंगे, और विश्वास से एकदम देखेंगे आपका सिलेक्शन इससे होने वाला है, ठीक है? तो फटाक से हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे डिमांड सप्लाई, यानी कि हम देख रहे डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, इसीलिए इकोनॉमिक आया। पहले तो हम ये देखें कि आपका, हाँ, तो पहले तो हम ये देखें कि आपका स्कार्सिटी था रिसोर्सेज का, जिसके कारण उसको यूटिलाइजेशन अच्छा करने के लिए इकोनॉमी आया। दूसरा हम क्या देखें कि डिमांड ज़्यादा था सप्लाई कम था, उसके कारण इकोनॉमी आया। समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो? तो एक चीज़ ये तो आप जानते हैं, ये तो बेसिक्स है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, और जो इधर कंज्यूमर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? गुड्स बनाते हैं, है ना? तो जब प्रोड्यूसर्स गुड्स बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। तो ये प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? तो ये सप्लाई करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स। वैसे ही जो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स क्या करते हैं? तो कंज्यूमर्स क्या डिमांड करते हैं, तो ये क्या करते हैं? डिमांड ऑफ गुड। तो ये चीज़ को नोट डाउन कर लेना जो मैं लिखा। तो कौन? कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं, प्रोड्यूसर्स सप्लाई करते हैं।
प्रोड्यूसर्स क्या चाहते हैं? प्रोड्यूसर चाहते हैं कि उनका क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, पी लिख दिया इधर मैं, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहेंगे। कंज्यूमर क्या चाहेंगे, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। समझ रहे हो ना? तो प्रोड्यूसर्स के लेवल में अगर आप भी मान लो कोई चला रहे हो बिजनेस, तो आप क्या चाहोगे कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो फिर आप चाहोगे एज अ प्रोड्यूसर लेवल में मैक्सिमम प्रॉफिट, या फिर अगर आप कंज्यूमर हो तो आप क्या चाहोगे, तो कंज्यूमर में आप चाहोगे कि आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सको। समझ आ गया? फटाक से इस चीज को नोट करो, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अगर आप लोग, मैं इसलिए लाइव नहीं आता ना क्योंकि अभी हमारा वो ज़्यादा बच्चे हैं नहीं हमारे पास, तो लाइव आने का कुछ वैल्यू है नहीं। अगर आप ज़्यादा लाइव आओगे तो ये सब चीज़ लाइव पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा एकदम वो कनेक्ट करते करते। समझ रहे हो? लिख लिए? मेहनत तो लगता है ना दोस्त, समझ रहे हो? बिना मेहनत का क्या है। डस्टर किधर गया? बिना मेहनत के आप कैसे आगे बढ़ोगे? यूट्यूबर भी ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ का फ़ायदा उठाना। ओके, तो चलो हम फटाक से देख लिए। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिमांड को सप्लाई करते हैं, और जो कंज्यूमर होते हैं वो डिमांड का गुड्स को डिमांड करते हैं। समझ रहे हो? तो हम क्या इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? इकोनॉमी, आपका अगर कोई बोले कि भाई इकोनॉमी क्या है, अगर अगर डायरेक्टली आपको बोले कोई कि बताओ, राइस स्कॉलर्स में पढ़े हो, बताओ इकोनॉमी क्या है, तो आपको ठोक के बताना है कि हाँ राइस स्कॉलर्स में पढ़े हैं। तो आप डायरेक्टली उसको पूरा लेक्चर स्टार्ट कर देना। लेकिन वो बोलेगा लेक्चर नहीं भाई, हमको सिर्फ बताना है कि इकोनॉमी क्या है। अगर आपको शॉर्ट में बताना है तो आप क्या बताओगे? हाँ, तो आप क्या बताओगे? तो आप उसको बोलना, बताने का जरूरत नहीं, आप उसको क्या बोलना, आप उसको बोलना प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, यही है इकोनॉमी। कोई वो गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और वो क्या करेंगे, कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे। तो बस यही चीज़ है इकोनॉमी, और क्या है। अगर कोई सिंपली में बोले तो भाई हम गुड्स को बनाएंगे, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट, मान लो एग्जाम्पल, फैक्ट्री में आए आप, ठीक है, आप फैक्ट्री में हो, ये फैक्ट्री में इधर आपका चौक बन रहा है, ये चौक के आप खुद मालिक हो, वो फैक्ट्री के, एक सेकेंड माइक, तो आप वो फैक्ट्री के खुद मालिक हो, ये चौक बन रहा है। चौक बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको आप क्या करोगे? आप ये तो नहीं जाओगे कि 1000 चौक है आप घर में जाके ये लीजिए, ऐसा तो नहीं करोगे। क्या करोगे आप करोगे कि भाई 1000 चौक है, उसको हम ट्रक में डाल दिए, ट्रक वाले क्या किए, लेकर गए, है ना, और डायरेक्टली क्या किए, जाके होलसेलर को दिए, होलसेलर रिटेलर को देंगे। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप अपना जो गुड्स आपने बनाया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, होलसेलर रिटेलर ये सबको। फिर होलसेलर और रिटेलर क्या करेगा, कंज्यूमर्स उनके पास जाएंगे और आपका गुड्स को कंज्यूम करेंगे। तो बेसिकली यही है ना। तो आप बोलना कि भाई यही है राइस स्कॉलर्स, हम राइस स्कॉलर्स के स्टूडेंट हैं बाबू, हिला नहीं सकते, कॉन्सेप्ट्स बनाए। तो आप ऐसे बस डायलॉग देके वहाँ से निकल जाना, ठीक है। तो फटाक से आप ये चीज़ नोट कर लो, ये जो है ना यहाँ पर आप नोट कर लेना ये चीज़ को। होप्स आपने नोट कर लिया हो। फटाक से आगे बढ़ते हैं दोस्त, एकदम फटाफट काम करते हैं। काम में कोई लापरवाही नहीं और कोई सुस्ती नहीं, ठीक है। चलो फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो आपने इतना देख लिया, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कंज्यूमर्स को गुड और सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हाँ या ना, यस और नो, थम्स अप। आगे बढ़े तो आप बोलोगे ठीक है सर, बेसिक्स तो आपने समझा दिया, इमरजेंस क्यों हुआ था इकोनॉमी, इतना आपको समझ आ गया। अब आप बोलोगे कि सर ये जो इकोनॉमी है ना, ये जो वर्ड इकोनॉमी, इसको फर्स्ट टाइम इंडिया में कौन बोला था, ये आप मुझे बताओ तो मानो। तो आप स्टॉप पॉइंट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट टाइम में कौन बोला था इंडिया में कि इकोनॉमिक नाम का कोई अर्थशास्त्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इकोनॉमिक नाम का कोई तोता होता है, कौन बोला था? तो ये हमारे बोले थे नाम तो सुना ही होगा नाम तो सुना ही होगा, चाणक्य बाबा का। चाणक्य बाबा का नाम, और इनका असलियत नाम क्या है?
कौटिल्यन इनका असली नाम है। तो ये चीज़ फटाक से नोट कर लेना। अच्छा एल भूल गया क्या, कौटिल्य है ना, ठीक है। तो फर्स्ट बार इंडिया में कौन बोला था अर्थशास्त्र के बारे में, तो आप फटाक से नोट करोगे कौटिल्य। तो आप बोलोगे ठीक है सर, मान लिया कौटिल्य साहब ने बोला था, लेकिन ये कब बोला था और किस में बोला था, आपको कैसे पता? तो मैं बोलूँगा कौटिल्य साहब वो क्या थे, तो जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य, मैं तो बता दूं चंद्रगुप्त मौर्य का जो वो स्थापना हुआ था, तो कौटिल्य साहब का बहुत बड़ा उसमें योगदान था। वही पूरा मास्टरमाइंड थे जिसके कारण जो मौर्यन एम्पायर है वो इस्टेब्लिश हो पाया, ठीक है। तो ये जो है वो अर्थशास्त्र नाम का एक बुक निकाले थे, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो वो अर्थशास्त्र नाम का बुक निकाले थे अराउंड, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, अराउंड, है ना, 250 BC। एक बार कंफर्म कर लें दो यार, वरना फिर दिक्कत ना हो जाए, मुझे थोड़ा डेट का दिक्कत है। हाँ तो 250 BC के आसपास अर्थशास्त्र का निकाले थे। अर्थशास्त्र बुक था इनका। इसी बुक में वो फर्स्ट टाइम क्या किए थे अर्थशास्त्र में, जो कि अराउंड 250 BC के अराउंड वो बुक लिखे थे, और वो बुक में वो बताए थे कि इकोनॉमिक नाम का कोई चीज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को फटाक से नोट कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पहले इंडियन बन गए जो कि बोले थे इकोनॉमी के बारे में, फर्स्ट इंडियन। ये चीज़ को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार वो प्रीवियस ईयर में आपका पूछ चुका है, तो ये फटाक से नोट करो, तब तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है एक काम करना, ये जो अर्थशास्त्र लिखे हो ना, यहाँ पर नीचे लिख देना कि ये जो बुक है ना वो बेसिकली पॉलिटिकल अफेयर्स, मान लो कभी आ गया एग्जाम में कि ये बुक है वो किससे रिलेटेड है, तो ये पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में ये अर्थशास्त्र बुक बताता है। ये मत बोल देना, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आप ये लिख दिए, इरेज करें, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको क्वेश्चन आ गया कि जो आपका अर्थशास्त्र बुक है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए इकोनॉमी, ऑप्शन बी फॉरेन, ऑप्शन सी पॉलिटिक्स। तो आप क्या, अगर मैं आपको पढ़ाया हुआ हूँ कि इकोनॉमिक बुक आया था जिसके इकोनॉमिक्स के बारे में पहली बार बोले थे, तो आप क्या करोगे, बेधड़न ए में डाल दोगे और आपका क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भूलना, ये जो बुक है मत भूलना कि ये जो बुक है वो पॉलिटिक्स का अफेयर के बारे में बताता है। फटाक से ये चीज़ को ब्रैकेट में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम फटाक से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो कोई भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा उसमें क्या लिखा है, और मैं अपने एंड से भी पूरा कोशिश करूँगा कि आपको जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर बताऊं, ठीक है। ये चीज़ नोट डाउन कर लिए, एक सेकंड इरेज कर लीजिए। कैसा लगा आपको शुरुआत मेरा, ये चीज़ आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन पूरा आपका ही है, फुल ओपन है, आप अपना सजेशन भी वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ भाई, बंद करके कहाँ जा रहा है ना, अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़े। तो आप बोलोगे ना कि ठीक है, तो सर आपने बोला था कि जो कौटिल्य साहब है ना वो है पहली बार इंडिया में बोलने वाले, मैं बोला हाँ। तो आप बोलोगे क्या वो फादर है क्या, आपने क्या बोला, क्या कौटिल्य साहब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी है क्या, क्या ऐसा भी है क्या, कौटिल्य साहब भी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है? तो मैं बोलूँगा नहीं। तो आप बोलोगे अभी तो आपने बोला था, तो मैं बोलूँगा कि वो फर्स्ट थे इंडियन में बोलने के लिए, लेकिन हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स उनको नहीं मानते। हम किसको मानते हैं, हम मानते हैं एडम स्मिथ साहब को। ये एस है, ठीक है, इरेज कर दोगे। तो आप बोलोगे यार एडम स्मिथ कौन है, तो मैं बोलूँगा कि आपका जो एडम स्मिथ कहाँ के हैं, तो ये है आपके स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड कहाँ पड़ता है आपका, यूके में, समझ रहे हो। तो जो एडम स्मिथ है ना उसको हम बोलते हैं, उनको, सॉरी उसको मैं बोल रहा हूँ, उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप बोलोगे ठीक है लेकिन ये कहाँ के हैं, तो मैं बोलूँगा स्कॉटलैंड के हैं, वो स्कॉटलैंड के हैं।
तो ये जो है ना वो अपने बुक में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उनका जो बुक है, इनका एक बुक आया था, वो बुक का आपका नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। फटाक से नोट कीजिए, वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन उनका बुक आया था, तो वो बुक में इकोनॉमिक्स का बात बोले थे। समझ आ रहा है आपको? तो ये आप बोलोगे ठीक है वेल्थ ऑफ नेशन सर कब आया था, तो मैं बोलूँगा 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन आया था, और वो अपने बुक में बोले थे, क्या बोले थे? इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें हम क्या उनको बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सेम क्वेश्चन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर पूछेगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन? चाणक्य? तो आप क्या बोलोगे? नहीं। तो कौन है? एडम स्मिथ। वो कहाँ के हैं? वो स्कॉटलैंड के हैं। अपने बुक में बोले थे वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, तो जिससे हमारा इकोनॉमिक्स आया। आगे बढ़े, चलिए। ठीक है, चलो अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो चाणक्य है वो फर्स्ट टाइम आए थे, और लेकिन हम फादर किसको मानते हैं? फादर हम किनको मानते हैं? तो एडम स्मिथ को बोलते हैं। तो वो कहाँ के थे? तो वो स्कॉटलैंड के थे, जो कि यूके में आता है। तो इतना तक आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ना आपका, इकोनॉमिक्स एक शब्द जो है आपका, ये शब्द बेसिकली कहाँ से आया है? तो आप नोट करना, ये जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड है। इकोनॉमिक आपका, इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है, और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? तो ये चीज़ को बहुत अच्छे से नोट कर लिएगा। ये रहा, एक बार पढ़ के बताओ क्या लिखा है। नहीं पढ़ पाए ना? इसको बोलते हैं ओइकोनोमस। थोड़ा सा अजीब साउंड कर रहा है, बट यही रियलिटी है, ओइकोनोमस। तो आप बोलोगे ओइकोनोमस, भाई ये क्या तोता का नाम है, ओइकोनोमस क्या होता है? तो मैं बोलूँगा ओइको का मतलब यहाँ पर अलग है, नोमस का अलग है। नोमस का मतलब क्या होता है आपका? हाउस। रॉन्ग, हाउस नहीं होता यहाँ पर, सॉरी गलती मैंने बोल दिया। आपका ओइकस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका होता है हाउस, इसका मतलब आपका होता है मैनेजमेंट। हाउस मैनेजमेंट। तो हाउस मैनेजमेंट से आपका आया है इकोनॉमिक्स। तो आप बोलोगे हाउस मैनेजमेंट इकोनॉमी के क्या संबंध है? तो देखो, मैं आपको वही फिर एग्जांपल याद दिलाऊंगा कि जो आपके फादर मदर क्या करते हैं, 1 तारीख को प्लानिंग करते हैं, वो कहाँ पर करते हैं? वो भी हाउस में ही करते हैं। तो जब हाउस में किसी चीज़ को आप मैनेज करोगे ना, तो बेसिकली वहाँ से बेसिक रूट कहाँ से? हाउस से ही चालू होता है इकोनॉमी ना। तो ये भी इकोनॉमिक भी और इकोनॉमस से आया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, नोट कर लीजिएगा। ओइकोनोमस से आया है, इकोनॉमिक वर्ड आपका ओइकोनोमस से आया है, जो कि ओइको का मतलब क्या है? हाउस। नोमस का मतलब क्या है? मैनेजमेंट। ठीक है, फटाक से नोट कीजिए, ये भी बहुत बार आया है। और ये आपसे पूछेगा ओइकोनोमस जो वर्ड है वो कौन से, मतलब कौन सा वर्ड है? क्या वो पर्शियन है? क्या वो क्या है? तो आप बोलिएगा ग्रीक है। ओके डन, फटाक से नोट कीजिए इसको, फिर मिलता है। तो आप इससे क्या कंक्लूड कर सकोगे? अगर आपसे कोई कंक्लूड पूछेगा इकोनॉमिक्स को, आप क्या लिखोगे? तो आप क्या बोलोगे? मैनेजमेंट ऑफ हाउस। आप बोलोगे ना कि भाई मैनेजमेंट ऑफ हाउस को भी हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बुक है जो कि बेसिकली इकोनॉमिक्स उसी से आया है। तो आप ये चीज़ को फटाक से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े या फिर कल? कल तो बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। कोई भी चीज़ आपको लगा होगा, मतलब कोई सजेशन आपको देना होगा, तो आप उसको दीजिएगा। और मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ विश्वास कीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट है। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ, विजन आईएएस का मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो उसमें से जितना भी आपका बनता है ना, जो भी इंपॉर्टेंट आपका है, तो उसमें से मैं इसको ऐड करके रखा हूँ। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं। साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमिक का जो नितिन सिंघानिया का बुक है, वो भी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा है मैं उसको भी ऐड किया हूँ। और प्रॉपर नोट्स के साथ आप बना के चलेगा, मूवी की तरह मत देखिएगा, वरना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सारा चीज़ वेस्ट हो जाने वाला है। मूवी को आप थोड़ा देर तक याद करोगे, फिर भूल जाने वाले हो। रिवाइज भी करना है आपको, तो आप नोट्स बना के चलिएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको सेशन? मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।
तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का रखिएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट में। तब तक बने रहें राइस स्कॉलर के साथ। रोज सुबह भी आपको मैं इसमें बता दूं, रोज सुबह आपका द हिंदू का जो एनालिसिस है, डेली करंट अफेयर्स जो आता है ना, ये तो जीएस चल ही रहा है। जितना भी स्टैटिक टॉपिक है वो तो मैं करवाऊंगा ही, करंट के लिए आपको वहाँ डेली जुड़ जाओ, बस आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं, आप बस बने रहो इस चैनल में, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।